बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ैनुल आबदीन साहब, और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, और आपको रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद हम पेश करते हैं। एक ये बहुत मुतबर्रिक महीना है और तमाम इबादत का महीना है जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होती हैं। इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए। हम आप सबको अपनी तरफ से, अपने तमाम चैनल की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। नाज़रीन कराम, इसके बाद में आज जो मौजू पर जिस पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है चीन की और अमेरिका के दरमियान में जो तसादुम हो रहा है और जो इसमें कशमकश चल रही है, इसके पर हमारा आज का मौजू है। चीन क्योंकि अपने अपने अहदाफ और अपने मुतय्यन कर रहा है, अपने आप को दुनिया के सामने पेश कर रहा है एक ताकतवर मुल्क के तौर पर, तो अमेरिका को इसकी फ़िक्र है। और अमेरिका ये समझता है कि दुनिया में उसकी जो बालादस्ती है वो चैलेंज हो गई है, और इसलिए वो हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहा है। और ये जो कोरोना वायरस का मामला है ये भी उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन फ़िलहाल हम उस पर अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका ने दुनिया के अंदर अपनी बालादस्ती को कायम करने का जो फ़ैसला किया था, जब रूस दह गया था, उस वक्त उसने ये फ़ैसला किया था कि हम अब जो ताकत का महवर जो अज़ल से लेकर 1989 तक यूरेशिया में रहा है या एशिया में रहा है या यूरोप में रहा है, इसको अब हम अमेरिका ले गए हैं। और अब इसके बाद में वो कभी भी इसको यूरेशिया में वापस नहीं आने देंगे, ना एशिया में, ना सेंट्रल एशिया में, किसी जगह पर हम इसको वापस नहीं आने देंगे। चाहे इसके लिए हमें कोई जंग करनी पड़े, लोगों को मरवाना पड़े या खाना जंगी करानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो इस ताकत के महवर को यहाँ दूसरी जगह पे नहीं आने देंगे। यानी इसका मतलब ये है कि वो अमेरिका के अलावा किसी और ताकत को वो दुनिया में कबूल करने को तैयार नहीं है। इसके लिए उन्होंने आपको हमें बताना चाहते हैं कि कोरोना वायरस से पहले आपका ये वाक़या 9/11 का वाक़या हुआ था, जब मैं 2001 में 11 सितंबर को जो हमला हुआ था ट्विन टावर्स पर, वो भी वाक़या अब तस्लीम शुदा है कि वो एक अमेरिका का पैदा करता था। और उन्होंने जानबूझकर, क्योंकि उनका ख़्याल ये था कि अगर दुनिया पर हम हमला करने जाएंगे या दुनिया पर हम अपनी ताकत को इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारे जो अवाम जो हैं वो हमारा साथ नहीं देंगे। तो अपनी आवाम को साथ देने के लिए उन्होंने ट्विन टावर पे हमला किया। और वो ये कहते थे कि दुनिया में जहाँ हमारे मुखालफिन हैं, फ्रांस है, रूस है, उस वक्त चीन का नाम नहीं लेते थे, ईरान का नाम लेते थे कि ईरान है, तो साथ साथ में हमारे आवाम भी हमारे मुखालिफ हैं। हमारे जो मुहिम जोई की जो हमारे ख़यालात हैं, उसकी सबसे बड़ी ज़्यादा मुखालफत जो होती है वो हमारे अपने आवाम की तरफ से होती है। तो इसलिए उन्होंने 9/11 का वाक़या किया ताकि उन आवाम को अपने साथ मिला लें। सो उन्होंने अपने आवाम को साथ मिलाया और फिर इसके बाद में इराक़ पर हमला करने का उन्होंने सोचा। और वो हमें, आपको याद होगा कि हमने जनरल पेट्रियास जो था, जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर कमांडर रहा है, वो उस ज़माने में CIA का चीफ़ था, डायरेक्टर था। तो वो जब वो पेंटागन गया तो उसने कहा कि आओ, वहाँ के कमांडर ने कहा कि आइए आपको दिखाएं कि हम हमला करने जा रहे हैं, तो हम पर हमला हुआ है, तो हम हमला करने जा रहे हैं। तो उसने कहा किस पे हमला करने जा रहे हैं? तो उसने कहा कि इराक़ पे हमला करने जा रहे हैं। तो उसने कहा क्या आपके और इराक़ के दरमियान में और अलकायदा के दरमियान में कोई ताल्लुक़ है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो ताल्लुक़ तो उनका कोई नहीं है, लेकिन हमें किसी न किसी पर तो हमला करना है। तो आप देख लें कि 9/11 का वाक़या हुआ और फिर इसके बाद में आपने देखा कि एक झूठा वाक़या बनाया गया इराक़ के ख़िलाफ़ कि उसके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी उसके पास एटम बम है, जो कि फिर एक डोज़ियर बनाया। आप जो बरतानिया उनका लेपालक है, उन्होंने एक डोज़ियर बनाया और डोज़ियर बनाने के बाद में वो फिर उस पर हमला कर दिया और फिर उसके बाद में दूसरा हमला किया और फिर दुनिया के अंदर हर जगह पर मुसलमानों पर जो है हमले उन्होंने शुरू कर दिए। अच्छा, जो आप 1942 के बाद में जब सर्द जंग शुरू हुई तो उस वक्त में एक उन्होंने कमेटी बनाई, उसका नाम था कोल्ड वार ईरा कमेटी ऑन प्रेजेंट डेंजर। ये कमेटी 1950 में कायम हुई और इसके अंदर जो है बहुत से दानिश्वर शामिल थे, जिसमें ख़ुसूसितन जो स्टीव बेनन था
और दूसरा जो आदमी था वो फ्रैंक गिफनी, ये लोग थे। इस कमेटी को उन्होंने कोल्ड वार कमेटी ऑन प्रेजेंट डेंजर के नाम के को CPD कहते हैं। ये 1950 में जैसे मैंने कहा कायम हुई, और फिर इसके बाद में जो इन्होंने जो है 1976 में जो नए नियोकॉन्स थे, नए क़दामत पसंद जो लोग थे, जो न्यू कंजर्वेटिव कहलाते हैं, उनके साथ में मुआहदा कर लिया, इनके साथ में गठजोड़ कर लिया, और फिर उन्होंने दुनिया के लिए एक मुसीबत पैदा कर दी 1986 में। आपको याद होगा कि फिर 1989 के अंदर उस वक्त नंबर 1 दुश्मन जो था रशिया था अमेरिका का। जब 1989 में रशिया शिकस्त हो गई, उसका अफ़गानिस्तान में वो हार गया, और हार के बाद में चला गया, तो उन्होंने कहा कि साहब अब क्या करें, तो उन्होंने फिर इस्लाम को अपना दुश्मन करार दे दिया, इस्लाम का नाम इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि वार ऑन टेररिज्म के ख़िलाफ़ हमारी जो है वर्ल्ड वार ऑन टेररिज्म जो है वो हमारा दुश्मन नंबर 1 है, और इस्लाम इस्लाम के फॉलोअर्स को उन्होंने अपना दुश्मन बनाया। इन्होंने ये मसनूई दुश्मन बनाया, हालांकि ना मुसलमानों में इतनी ताकत थी कि वो कोई इनके ख़िलाफ़ कोई टेरर कर सकते, ना कोई और कोई मुल्क में इतनी ताकत थी, कोई बात। तो फिर सारे मुसलमानों को इन्होंने अपना हदफ बनाया, और करोड़ों की तादाद में मुसलमानों को इन्होंने शहीद किया है 1989 से लेकर अब तक जो है। तो इस कमेटी के अंदर जो मेंबरान हैं, उन मेंबरान की तादाद कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें जो बड़े अहम लोग हैं उनका नाम जैसे मैंने एक तो बताया स्टीव बेनन है, फ्रैंक गिफनी है, और तीसरा लेफ्टिनेंट जनरल बॉयकिन है, और विलियम बेनेट है, और जेम्स वेल्स है, और फ्रैंक वॉलेट है। ये लोग हैं। लेकिन इसके साथ में बिजनेस के भी जो था, जो कि कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन के ज़माने में वो उनका सलामती अमूर का जो मुशीर रहा, जो बाद में फिर रेगन ने भी उसको अपना मुशीर बनाया, तो वो इतने तवील अरसे तक वो रहा। और उसने फिर अपनी चेस बोर्ड में मैं जो अपनी जो किताब द ग्रैंड चेस बोर्ड है, उसमें ये लिखा है कि हम जो ये जो बात मैं कह रहा हूँ वो ख़ुद से नहीं कह रहा हूँ, ये बात कही है ब्रेज़िन्स्की ने कि हम इस ताकत के महवर को अब दुनिया में वापस कभी भी अमेरिका से कहीं भी नहीं जाने देंगे, ना यूरोप में, ना एशिया में, न किसी और मुल्क में, चाहे उसके लिए हमें जंग करनी पड़े, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, खाना जंगी करानी पड़े। पहले भी इन्होंने और ये भी कहा कि हमने 100 साल तक खाना जंगें कराई हैं, और इसके बाद में हमें ताकत का महवर लेकर आए हैं। तो अब जो सूरत हाल हुई है उसके अंदर ये लोग जो हैं अपने साथ में बहुत से दिन के दानश्वर हैं, अपने कालम निगारों को ये लोग अपने साथ शामिल कर लेते हैं, और फिर एक फ़िज़ा बनाते हैं पूरे अमेरिका के अंदर, ताकि आवाम उनका साथ दें। तो आपने देखा कि उन्होंने 9/11 के बाद में जो फ़िज़ा बनाई, पहले रूस के खिलाफ बनाई, फिर इस्लाम के ख़िलाफ़ बनाई, फिर जब इस्लाम का मामला निमटने लगा तो फिर उन्होंने 21 जुलाई 2011 को अमेरिका के दानिश्वरों ने फिर रूस को नया शैतान कहना शुरू कर दिया। और ये लोग क्या करते हैं कि हर 10 साल बाद 20 साल बाद में एक नया दुश्मन तलाश करते हैं। आपने देख रहा कोल्ड वार ईरा कमेटी ऑन प्रेजेंट डेंजर, इसका नाम है CPD। तो इन्होंने क्या किया है, कोल्ड वार ईरा कमेटी को पूरे नाम को उन्होंने C पर ले लिया, और प्रेजेंट डेंजर को P और D उनका लिया, CPD, इस तरह से इनका बना CPD। तो उन्होंने कहा कि साहब जो है वो हमें ये अब नया दुश्मन हमारा जो है रूस है, इसलिए कि इसके बहुत ख़तरनाक है, और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि इसके बाद में थोड़े दिनों के बाद में इन्होंने कहा कि नहीं, रूस के साथ में तो इतना, एक तो रूस बहुत ताकतवर है मिलिट्रीली, और मैंने फ़ौजी तौर पर बहुत ताकतवर है, तो दूसरे तौर पर उनका ये ख्याल हुआ कि नहीं, अब चीन हमारे लिए ख़तरनाक हो गया है। अब चीन को ख़तरनाक बनाने के लिए इन्होंने एक जो पॉलिसी वज़ा की, और इसके ऊपर जो एक फ़िज़ा बनाई, उन्होंने कहा कि साहब जो कुछ भी हो गया है कि चीन अपनी पॉलिसी बदलने का नहीं है, चीन अपना कोई भी जो है वो सूरत हाल को नहीं बदलेगा, और अमेरिका के मुकाबले पर आएगा, और अमेरिका के मुकाबले पे आएगा तो वो हिस्सा हम वो बाद में बताएंगे कि वो उन्होंने किस तरह से उसका तज़किया किया है। लेकिन पहले हम ये बात कर लें कि जब उनके कम्युनिस्ट, उन्होंने कहा कि जो उनका एक तो सबसे बड़ी बात यह है
कि उन्होंने जो है उनकी कम्युनिस्ट पार्टी है, तमाम जमहूरी मुल्कों को ख़तरा है, और इसकी वजह से हम समझते हैं कि ये एक ऐसा ख़तरनाक मुल्क है जिसने अमेरिका की जो पॉलिसी को बहुत ज़्यादा अमेरिका को चैलेंज कर दिया है, और उनके साथ में नए क़दाम पसंद भी शामिल हो गए। और अब सूरत हाल ये है कि वो अमेरिका हर पॉइंट से, हर एंगल से, हर जाविये से वो चीन को अपना दुश्मन नंबर 1 करार दे रहे हैं, उनको शैतान करार दे रहे हैं, उनको हर तरह से उनके ऊपर अपनी आवाम को तैयार कर रहे हैं चीन पर हमला करने के लिए। वो कहते हैं कि अब इसके अलावा कुछ चारा कार नहीं है, कि हमें नरम इनसे बातचीत को ख़त्म करना चाहिए और नरम मुकाबले की बजाय इनके साथ में गर्म मुकाबला करना पड़ेगा, यानी आपको साथ में इनके साथ में पूरी जंग लड़नी पड़ेगी। ये उन्होंने फ़ैसला किया। इस पर फिर कुछ एतराज़ भी हुए हैं, जो कि जो वहाँ के जो डॉक्टर गोल्डस्टीन हैं, प्रोफेसर चाइना मैरीटाइम स्टडीज़ के, उन्होंने कहा कि सीपीडी ने जो तरीका इस्तेमाल किया है वो सही नहीं है। उनका लब लहजा अगर देखें वो सही नहीं है, वो जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रही है वो सही नहीं है। बिलाखिर अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब कर देगा। अगर अमेरिका संजीदा है तो फिर चीन के साथ में एंगेजमेंट की पॉलिसी को वज़ा करना चाहिए, लेकिन ये इस पर तैयार नहीं है, और सीपीडी जो है अपने लाइन पे चल रही है। इसके अलावा जो दूसरे आदमी हैं जिन्होंने, ये तो मैंने बताया डॉक्टर लाइल गोल्डस्टीन का बताया। इसके अलावा जो दूसरे जो शख्स हैं जो इनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, फ्री मैन हैं, वो ये कहते हैं कि ये कमेटी ने जो नक्शा खींचा है, जो अपने आदाब मुतय्यन किए हैं, वो बहुत दिल हिला देने वाले हैं। और इस कमेटी के रहनुमा असूल में ये है कि चीन जैसे बगावत करने वाले मुल्क के ख़िलाफ़ अमेरिका की तमाम मशीनरी को हरकत में ले आना चाहिए। यानी अब उसको चीन अगर अपनी तरक्की कर रहा है, या अपने तौर पर अपने आप को मनवाना चाहता है, या अपने माशी तौर पर तरक्की कर रहा है, या अपनी मनसूबा जात बना रहा है, तो वो कहते हैं ये बगावत है अमेरिका के ख़िलाफ़। तो कहता है कि ये जो बगावत को लिए हमें अमेरिका को तमाम मशीनरी को हरकत में लाना चाहिए, अमेरिकी लोगों को महफूज बनाया जाए। और ये इनका ख़ास तरीका है। 9/11 पे कहा जाए कि अमेरिका को हम महफूज बनाएंगे, तो फिर लोगों ने सवाल अब करते हैं कि अमेरिका पहले से ज़्यादा महफूज हुआ है। तो जवाब ये मिलता है कि नहीं, पहले से ज़्यादा महफूज नहीं हुआ है। अब वो ये कहते हैं कि अमेरिका के लोगों को महफूज बनाने के लिए अमेरिका इलाका जात की हिफाजत हो सके, और इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अमेरिकी इत्तेहादियों को भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से बचाया जा सके। ये तरीका कहते हैं कि हमें उसके लिए जो है चीन के ख़िलाफ़ हमें सारी मशीनरी को हरकत में ले आना चाहिए, और इस अमेरिका को और इसको जो है हदफ बना दिया है मुकम्मल तौर पर चीन को। जी। अच्छा, असल जो टारगेट है वो ये है कि डीप स्टेट जो है वो अपना वो तो फिर एक और अलग बात हमने कह दिया है कि वो इसराइल जी, इस सारे झगड़े में इसराइल सुपर पावर ताकत बन के उभरेगा। और ये जो आपके ये क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि दुनिया में ईसाइयों इस्लाम से भी ज़्यादा जिससे नफ़रत करते हैं यहूदी जो ज़ायनिस्ट जो है वो ईसाइयों से करते हैं जी। मुसलमानों का तो ये है कि जब कुर्द था हमारा ये सलाहुद्दीन अयूबी, तो इसने इनको बसा दिया वहाँ जाकर, और कहा कि इनको ईसाइयों ने निकाल दिया था यहाँ पर बैतुल मुक़द्दस से। तो इस लिहाज से वो कुर्दों की एक स्टेट बनाना चाहते हैं इस सिले में कि उसने हम पर एहसान किया था। और आपको याद होगा कि ये तल अवीव जो है, इसको बेसिकली एक ज़माने में तल अवीव में यहाँ पर वो रखते थे, यहाँ पर इनके कैदी रखते थे। तो ये तल अवीव जो है असल में कैद खाना था। इसको इन्होंने तल अवीव को अपना पहला कैपिटल बनाया, और अब एक जदीद शहर बना दिया, जो कि यरूशलेम के बाद में सबसे बड़ा जो है तल अवीव के बाद में ये तल अवीव जो है वो इनका कैद खाना था एक ज़माने में। इसको यहाँ पर कैदी रखे जाते थे। तो इस्तेमाल होंगे अमरीकी इस्तेमाल होंगे, ताकत उनकी इस्तेमाल होगी, और बालादस्ती होगी उनकी जाकर इजराइलियों की। जी हाँ। अब वो जो कुछ बात कह रहे हैं, वो कहते हैं कि अमेरिका को, चीन को, वो ये फिर जोर दे रहे हैं हर बात पे। आपको याद होगा कि वो कहते हैं कि अमेरिका को चीन को ज़्यादा संजीदगी से लेना चाहिए। उनका कहना है कि चीन की कंपनियों ने अमेरिकी कंपनियों से मुकाबला करना शुरू कर दिया है,
और अगर हमने उसको नहीं रोका तो सर्द नहीं बल्कि एक गर्म जंग दरकार है, उनका ये कहना है। और अगरचे अमेरिका ने, पेंटागन ने चीन और रूस को अमेरिका के वजूद के लिए ख़तरा करार दिया, मगर हाल में उसको, रूस को उन्होंने बख्श दिया है और चीन को हदफ बना के रखा हुआ है। हर तरह से वो कहते हैं कि अब आप इसमें एक बात ये भी देख लें, बड़ी बड़ी कंपनी भी खरीदी ना। हाँ नहीं, वो अभी बयान करते हैं, वो आपने यही कहा ना कि आप इसके 2 हिस्से कर दें कि जब उसकी जो हिस्सा है वो क्या चीन क्या कर रहा है वो बाद में बताएं। अब 21 अप्रैल 2020 को अमेरिका ने जो एक तबाहकुन जहाज़ है और वो असॉल्ट उसका लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, हमलावर जिसे कहा जाता है, यूएसएस तबाहकुन जहाज़ और यूएसएस बंकर जो होते हैं जिसमें छुपने की जगह होती है वो, और जो हेली मिज़ाइल जो हैं, हेली मिज़ाइल जो है, क्रूज़ मिज़ाइल जो है, वो उसका जहाज़ जो है बहरे जनूबी चीन में भेज दिए हैं। और उसमें ये जो ख़तरे की घंटी है, अब जो फ़िज़ा बन रही है सीपीडी के ने अमेरिका में जो तैयारी की है वो इंतहाई ख़तरनाक है और आलमी जंग की तरफ बड़ी तेज़ी से ले जा रही है। FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर वर्लिन ने कहा है कि चीन का ख़तरा न सिर्फ हुकूमत को है बल्कि पूरी अमेरिकी सोसाइटी को है, इसलिए पूरी सोसाइटी को उसका जवाब देना है। अगरचे कुछ अच्छे लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, मगर हेनरी किसिंजर ने कई साल पहले कहा था कि जो लोग जंग का नकारा नहीं सुन रहे वो बहरे हैं। जी जैन साहब, अब बताइए। अच्छा, अब बताइए। ये देखें, ये जो दानिश्वर इनके ना ये बड़ी टेक्निक करते हैं, ये आवाम का पहले जहन बनाते हैं। नहीं, जहन तो बनाने की वो पूरी उनका तरीक़ाकार न सिर्फ ये है कि उन्होंने सबको बाई किया हुआ है। तमाम मीडिया जो है, आप हैरान होंगे कि मैं ये बात क्योंकि यहाँ कहना नहीं चाहता हूँ कि एक बादशाह था, वो बादशाह को उन्होंने एक ज़माने में कहा, जब वो ज़्यादा आदमी अक्लमंद हो जाता है, जब अयूब जैसे अक्लमंद हो गया था जी, तो उसने किताब लिख दी थी, फ्रेंड नॉट मास्टर्स, कि हम अमेरिका के हैं, दोस्त बनना चाहते हैं और हम मास्टर, अमेरिका हमारा मास्टर, हम अपना मास्टर नहीं बनाना चाहते हैं, हम अपना जो मालिक नहीं बनाना चाहते हैं। तो जब ये इस किस्म की दानिश्वरी शुरू होती है तो फिर वो लोग अमेरिकन इनको निकाल देते हैं। उनका अयूब शाह के साथ तो रहम किया कि उसको तो सिर्फ हटा दिया, तो ही नाम इस तरीके से, लेकिन और अपनी आवाम से हटाया। आपकी हमारी इतनी भोली है, हमें तो ये बात उस वक्त भी पता थी कि अयूब के साथ ज़्यादती हो रही है, तो हम अयूब के मुखालिफ थे, लेकिन अयूब की तरफ हो गए कि अगर अमेरिका हटा रहा है तो हम अयूब का साथ देंगे। तो ये वाहिद अजीब बात होगी कि हैदराबाद के अंदर मैंने जब था तो मैंने सबसे बड़ा जुलूस निकाला अयूब की हिमायत के अंदर जी, और वो इस पर बहुत शोर मचा के ये तो रिवर्स कर रहा है सारी पॉलिटिक्स को। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वो एक बादशाह ने ये कहा, उससे कहा कि साहब कि ये जो मुल्क है वो अमेरिका, उसके ऊपर सारे इदारों के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो सब के सब इजराइलीज़ हैं और इजराइली के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं हो सकती। इसके अलावा एक और दानिश्वर हैं, दानिश्वरों की कमेटी है जिन्होंने ये बात कही है, उसके वीडियो आप चला दीजिएगा जी। उन्होंने ये कहा है कि दुनिया के अंदर बहुत सी ममालिक हैं, जैसे कि जो रशिया है, वहाँ कम्युनिस्टों के ख़िलाफ़ बात नहीं हो सकती है, चीन में कम्युनिस्टों के ख़िलाफ़ बात नहीं हो सकती है, लेकिन अमेरिका ऐसा मुल्क है जिसमें यहूदियों के ख़िलाफ़ बात नहीं हो सकती है। तो ये मुल्क कैसा मुल्क है, ये वीडियो आप चला दें पहले तो। बिल्कुल चला देते हैं। Yeah. Here's an easy way to know if you are controlled. Is there somebody or something that you're not allowed to criticize? That's right. Simple as that. If you lived in Nazi Germany, you couldn't criticize the Nazi Party. If you lived in the Soviet Union, you couldn't criticize the Communist Party of Russia. If you live in China right now, you can't criticize the Chinese Communist Party. If you live in North Korea, you can't criticize Kim Jong-un. If you live in Cuba, you can't criticize the Cuban Communist Party. If you live in America, who can't you criticize? Ooh. Who can't you criticize in America? The Jewish lobby. Yes. On both sides. Right. That's right. That tells you who controls the country. You're not, the fact that we're having this discussion and we're on the edge, all right,
Everybody knows here, this is the edge. Oh, yeah. Why are we on the edge? Because we're touching the third rail. We're breaking the taboo. You're not allowed to discuss the power of the Israeli lobby in America. That's proof right there. They control America. That's who's controlling free speech in this country. That's who's eliminating the ability to criticize Planned Parenthood. Because who owns Planned Parenthood? Who owns the pornography industry? Let's go down the list. See, they're going to crush anybody who questions their power. Right. And they have that power. It's on both sides, as you said. Democrats and Republicans, they all bow down to the Israeli lobby. जी मिर्जा साहब। हाँ जी, तो इसमें ये बात उन्होंने कही है कि वाहिद मुल्क ऐसा है दुनिया के अंदर, अमेरिका अपने आप को कहता है कि हम लोग जमहूरी मुल्क हैं, आज़ाद हैं, सब कुछ है। स्टीव बैनन का अगर आप कहते हैं तो फिर एक याद दहानी के लिए ब्रेक के बाद स्टीव बैनन ने जो कुछ कहा था, हाँ, वो हम एक दफ़ा फिर दिखा। नाज़रीन, मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब, ये तो हो गया था, लेकिन इस पर कुछ और भी अभी बातें रह गई ना अमेरिका की, जो अमेरिका की तैयारी चीन के खिलाफ, उसके बाद आ जाएंगे कि चीन ने। देखिए जैन साहब, अमेरिका ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया है। तो ये इल्ज़ाम लगा दिया है कि कोरोना वायरस उसने पैदा किया। हालांकि कोरोना वायरस की जो हम आप कल के जो प्रोग्राम में करेंगे तो बता देंगे कि कोरोना वायरस तो अमेरिका की पैदावार है जी, और नाम इसका लगा दिया है। और उन्होंने इसको जो अब जो चीज़ें कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि एक तो अमेरिका और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया का एक माहदा कर रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं ताकि वो फिर मिलकर चाइना से लड़ें। अब पहले हम चाइना पर बात कर लेते हैं कि उन्होंने चाइना को क्या कहा है। उन्होंने 3 पॉलिसी पर कहा है कि चाइना ने 3 पॉलिसी अडॉप्ट की है। वो क्या की है कि पहले तो चीन जो शुरू हुआ वो एक नरम पॉलिसी के तौर पर, एक नरम सॉफ्ट पावर के तौर पर उभरा जी, जिस पर किताबें भी लिखी, बहुत से लोगों ने किताबें उस पर लिखी कि साहब एक चीन जो है तो नरम ताकत यानी माशी और टेक्नोलॉजी के तौर पर उभरना चाहता है। और शायद शुरू में तवज्जो भी नहीं दी उन्होंने, तवज्जो भी नहीं थी उनकी। लेकिन ये है कि बहरहाल क्योंकि चीनी, उनका ये कहना है अमेरिकनों का कि ये आप समझ नहीं रहे हो, ये जो है ये बहुत 5000 साल पुरानी तहजीब है। इन लोगों के यहाँ पर कितना उन्होंने उसको बयान किया है, वो एक कौम है और ये लोग जो हैं अपने मुसलसल एक आपने अफीम वाट लड़ी है, आप सब कुछ लड़ा है इनके खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग अपने आप को उन्होंने कायम रखा है। उन्होंने जो सारे इनके जो जितने भी जो बादशाह गुजरे हैं या इनके जो अदवार गुजरे हैं उनको जिक्र किया है, और जिक्र करने के बाद में ये कहा है कि साहब ये चीनी जो है अपने आप को बहुत सॉलिड तरीके से अपना काम करते हैं और अपने काम के ऊपर आपको पसीपुश नहीं डालते हैं अपने काम को, और अपने काम पे लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं। तो स्टीव बैनन की अगर 2 मिनट की वीडियो हम चला दें अभी, आप चला दीजिए। जी, तो आप जी बात कर रहे हैं ना, वो सारा वो डिफाइन कर रहे थे ना, कर दीजिए। जी, वो वीडियो का क्लिप देखते हैं 2 मिनट का। In January 2017, we had 2, I think, seminal speeches. Okay, we had the Davos speech of President Xi. Okay, which was the high hosanna to globalism. Yeah. And it was, to me, repulsive. Repulsive. How the mainstream media and Davos, man, just sat there and bought it all and said, what a great leader, what a great humanitarian, what he's going to lead us through about on the world's environment, what he's going to do, for globalization or for the economy. And then you saw Donald Trump's, inaugural address was, I think, 3 days later, in which he said, hey, we're getting back to the nation state. And America is going to start to focus on our sovereignty, and other nations should start thinking about their sovereignty. But this globalization and what's coming out of Davos is stripped our sovereignty from us, and we're going to reassert that. And 2 years later, which happened this week, was Mike Pence's speech about the new strategy of the United States, which has really been going along for quite a while, which is now kind of engaging China. Right? An engagement with China, but not like Henry Kissinger and not like the Thucydides trap crowd. And I know you did this seminal interview with Graham Allison, but not what those guys want, which is to kind of us stumble along and play along with China. This is, this is a direct confrontation
with China to say, we're not going to take it anymore. You've been in economic war with us, and we're going to reassert us. Your question about how they ingratiate themselves, they're the guys who wrote the biggest checks. Right. They wrote checks to the universities. They wrote checks. They've essentially bought off the City of London and Wall Street and the corporations. You just know. I say this in a sense of kind of anger. The great investment banks in London and in New York became the investor relations department for this regime, okay? In the pursuit of profits. In the total pursuit of profits. Yes. And corporations became their lobbyists. When Lee He's deputy came to the United States about 4 weeks ago, when they had this kind of last round of trying to put something together in the trade deal, there wasn't much going on, but he sent his deputy and a small contingent to see Steve Mnuchin and the guys at Treasury. They went to, the very first stop they made was to, the day before they went to Treasury, they stopped and they had a meeting with, I think it was 15 or 20 large corporations, the heads of government affairs, and I think the presidents, not the CEOs, because the guy wasn't high enough. And he basically said, hey, boys, you have a problem, right? And you have to figure out how to help us fix it, okay? Another thing, they had, Wang Qishan announced this kind of financial advisory panel. Being on their back foot by the Trump strategy, they kind of said, hey, we need a financial advisory panel to help us understand what the United States wants, what the United States needs. And it was named, Paulson and Schwartzman and all these characters. And it's interesting. When they need somebody to kind of come over and, help intermediate with the United States, they go to the same guys that have been profiting on this. My understanding is that people came back and said, hey, the UN General Assembly is happening. It's opera season in New York. My schedule's full. And Wang Qishan said, hey, boys, I don't think you're listening. We're having a meeting. I want everybody to show up. This is general quarters. And so, no, I think when we look back on this, it's going to be, people are going to be absolutely stunned when they see how the elites, right, of the Western democracies and the United States went along with China and exacerbated a situation when it was quite evident they were at economic war with us. वो ये कहते हैं कि अब चीन जो है उनका ये ख्याल है कि चीन अर्जी तौर पर अपना मुकाम बनाने के लिए लग पड़ा है। वो ये कहते हैं कि पहले उन्होंने काम शुरू किया नरम ताकत का, माशी और टेक्नोलॉजी के तौर पर सिक्का जमाया। अमेरिका ने पहले ये किया कि रूस को ख़तरा था तो पहले रूस पर तजारती हमला किया। आपको याद होगा कि उन्होंने रूस की सप्लाई को जो 80% जो रूस का जो मईशत है वो उसकी तेल पर मबनी है, वो यूरोप में बंद कर दिया। चीन रेस्क्यू को आया रूस की तो और उससे तेल खरीदना शुरू कर दिया। ये बात नागवार गुजरी अमेरिका को कि हम चीन को तबाह करना चाहते थे, क्योंकि चीन और रूस ये चाहते थे कि इनका पेट्रो डॉलर का जो सिस्टम है उसको हम ख़त्म कर दें, जो क्योंकि पेट्रो डॉलर की वजह से अमेरिका इस वक्त सुपर ताकत बना हुआ, वरना तो इसकी मैशत में कोई ताज जान नहीं है। तो अब ये सूरत हाल देख कर फिर रूस ने ये किया कि यूरोप की जो जितनी भी फलों की जो उसकी जो ख़रीदता था यूरोप से, उसने वो बंद कर दी। अब वो ये कहता है कि एक तो इसने महान पॉलिसी अपनाई हुई है जी। महान पॉलिसी का मतलब वो ये है कि आप पूरे जो समंदर है उसको ये चोक करना चाहते हैं, उसके ऊपर ये अपना जो बैठाना चाहते हैं बहरे जनूबी चीन में। उसका तरीका उन्होंने ये किया है कि एक तो ये कि नए छोटे जजीरे बना दिए, आर्टिफिशियल मसनूई जजीरे बना दिए। उन्होंने एक बहुत बड़ी मशीन लाए हैं जो बड़ी तेज़ी के साथ मिट्टी फेंकती है और वो मिट्टी जाकर जब ज़मीन तक जाती है और फिर उसके ऊपर जजीरा एक नई उभर के आ जाता है। उसके ऊपर उन्होंने अपनी एयरफोर्स का अड्डा बना दिया है, समझे, एक चेक पोस्ट बना दी उन्होंने। फिर एक उन्होंने वहाँ पर जो क्लिफ्स हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ी की चोटियाँ जो समंदर में निकली हुई होती हैं, जो क्लिफ कहलाती हैं, उसके अंदर आप अपने अड्डे बना दिए हैं कि वो कोई भी वहाँ से गुजरेगा, ये उनको निशाना बना, चीन ने ये बना दिया। अब वो ये कहते हैं कि इस तरह से दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने इस तरह की पॉलिसी वज़ा की हो कि समंदर पर इस तरह से हुकूमत की हो कि वो तमाम जो चोक पॉइंट हैं, जो उसके जो एंट्री पॉइंट है, मिसाल के तौर पर यहाँ से जा रहा है उनका बेल्ट रोड का जो जाकर वो टर्मिनेट हो रहा है इटली में, तो वो ये कहता है कि इस तरह से वो समंदर, अब ये गवादर का आप देख लीजिए, यहाँ पर भी वो उनका ये ख्याल है कि ये भी एक चेक पॉइंट बन जाएगा जी।
इसी तरह से वो जो उन्होंने जो वहाँ अफ्रीका के अंदर बनाया है, जिस पर उन्होंने अपना अड्डा बना लिया है जी, वो, और एक जो हम बिन तोता में जो कि मैंने जो आपका जो श्रीलंका है जी, यहाँ पर इन्होंने अपना अपना एक अड्डा बना दिया है। तो इसको ये कहते हैं कि ये पॉलिसी जो है, महान पॉलिसी जो है, एक आदमी का नाम है महान, उसके नाम पर ये पॉलिसी ये बनाई है। ये समंदर पे कब्जा करना है। दूसरी पॉलिसी उन्होंने ज़मीनी तौर पर बनाई है, बेल्ट एंड रोड की बनाई है, जो कि एक्सेस है, सारी दुनिया में एक्सेस चल जाता है। अब बेल्ट एंड रोड का आप नक्शा दिखा दें, इनके पास छः आर्टरी इन्होंने बनाई हैं जी, जिसमें सीपैक एक आर्टरी है, जिस पर इतना झगड़ा है। वो कहते हैं कि सीपैक को हम बनने नहीं देंगे और पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो अब इसके अलावा और सीपैक का जो वजह इन्होंने ये किया है कि आप हैरान कुन बात है कि ये लोग जिनों की तरह से काम कर रहे हैं। नेपाल को अपने साथ मिला लिया है और नेपाल जो एवरेस्ट की चोटी है उसके नीचे से 10 किलोमीटर की टनल बना रहे हैं जिससे ट्रेन गुजारेंगे। अब उसका जो रास्ता है नेपाल का, इनसे डायरेक्ट लिंक हो जाएगा। नेपाल का और चीन का लिंक एक साथ हो जाएगा तिब्बत से जी। तो जब लिंक हो जाएगा तो फिर ये वहाँ से एक रास्ता निकाल देंगे। और उन्होंने फिर बर्मा से मायदा कर लिया है, बर्मा से अपना एक लिंक निकालेंगे और वो ले जाएंगे जो इटली। वो इनके जहाँ पर इनके बहरी अड्डे हैं इंडिया के, कहाँ पर हैं? अंडमान में जी। वहाँ आप अंडमान को भी दिखा दें और जी, जी। उसको भी दिखा दें। इनका जो बर्मा का जो अड्डा है, यनमार्क जो आप कहते हैं जी, वो तो जर्मान की जो उनकी जो खलीज जा रही है उसमें उन्होंने वहाँ पर वो अपना एक अड्डा बना लिया है। अभी तक ये लोग, दुनिया ये सवाल करती है कि क्या सीपैक के अंदर जो गवादर में हमने कोई उनको अड्डा दे दिया है। हमने कहा ये कभी हो नहीं सकता है कि हम किसी को अड्डा दें अपने इलाके के अंदर। हमारी अपनी बहरिया इतनी ताकतवर है कि हम उसको अपने को संभाल सकते हैं, हम किसी को अड्डा नहीं देंगे। लेकिन हम बिन तोता में ये हैं, वो वहाँ पर अफ्रीका में हैं, फिर ये क्लिफ में बना ली हैं, यहाँ पर इन्होंने इसमें फिर बर्मा वाली साइड में बना ली है। और इसके बाद में जो है वो उन्होंने जो पट्टियाँ बनाई हैं एयरफोर्स की वो बना ली हैं। तो ये काफ़ी बड़ा नेटवर्क इन्होंने समंदर के अंदर बना दिया है। इससे ये कहते हैं कि ये ऐसा कभी नहीं हुआ दुनिया के अंदर। दुनिया में ज़मीनी तौर पर तो लोग करते रहे हैं। जो उसका नाम लिया है, जो फ्रांस का जिसका हमने जिक्र किया था, नेपोलियन बोनापार्ट का, जी, कि उसने हमला किया रूस पर, सब जगह किया। या फिर मुग़लों का ले लें, मुग़लों का तो जिक्र इतना नहीं आता क्योंकि मुग़ल वो यूरोप उससे मुतासिर नहीं हुआ था। तो मुग़ल भी आए थे तो जो अपने ज़मीनी बहरी रास्ते से आए थे, ज़मीनी रास्ते से आए थे और चले गए। उनको पता नहीं, बहरिया का उन्हें पता ही नहीं था जी। तो कभी बहरी ताकत वो बने नहीं। सल्तनत उस्मानिया वालों को पता था तो वो बहरी ताकत थे, तो इस लिहाज से वो बहुत बड़ी ताकत माने जाते थे। तो अब बेल्ट रोड के तहत में जो उन्होंने फिर जो माशी जो पॉलिसी वज़ा की है वो बहुत अमेरिका को खल रही है। वो ये कहती है कि साहब हमारा वर्ल्ड बैंक है, तो इन्होंने न्यू वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक बना लिया है जी, NDB बना दिया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक अमेरिका के वर्ल्ड बैंक के जवाब में बना दिया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक बना दिया, एशियाई, फिर एक बनाया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जी, इन्वेस्टमेंट बैंक बना दिया है AIIB जी। ये एक बहुत बड़ी बात हो गई है कि जिसकी वजह से वो ये कहते हैं कि ये तो पैरेलल निज़ाम बना रहा है, IMF की जगह बना दिया। बैंक है, इनका मरकज़ बहरहाल उन्होंने वहाँ रखा है, अपने चाइना में रखा है, तो बहरहाल वो चीज़ तो अपनी जगह पर मौजूद है। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि जो इन्होंने फिर ये काम भी किया है कि इन्होंने एक सेंट्रल पॉलिसी बनाई है मीडिया के हवाले से। क्या नाम रखा है उसका? सेंट्रल चाइना टेलीविज़न, CCTV जी। और उसको फिर बाद में जो रेडियो अलग था, मीडिया के अंदर भी इन्होंने बड़ी पेशरफ्त की है। और उसके अंदर उन्होंने इसको फिर इसका नाम मिलाकर जो CCTV था और जो इनका रेडियो था उसको मिलाकर वॉइस ऑफ चाइना का नाम दे दिया है। तो ये जैसा कि रूस ने ये किया है कि RT बना दिया है जी, रशियन टेलीविज़न जी। इसी तरह से इन्होंने अपना ये बनाया। असल में इनके खिलाफ
इनके खिलाफ यानी हर उसमें जा रहा है। इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत होता था ना, तो उसको काउंटर करने के जैसे कि इमरान ने और महातिर मोहम्मद ने सोचा था कि भाई हमें भी एक चैनल बनाना चाहिए, लेकिन इमरान साहब भाग गए। वहाँ पर उनको इतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि माशी तौर पर बहरहाल उसको अप्रिशिएट किया सब ने, महातिर मोहम्मद ने भी किया और इसने भी किया, तैयब अर्दगान ने भी ये कहकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवा दिया वहाँ पर, क्योंकि उनके खिलाफ कोई फिजा बनने न पाया। फिर वो ये कहते हैं कि अब जब मीडिया पे भी अब जब आ जाएगा तो उसका मतलब है हर चीज़ पैरेलल बन रही है अमेरिका के ख़िलाफ़। फिर वो कहता है कि चीनी ज़बान को तरवीज दे रहे हैं ये लोग, और जिस तरह से कि हमने इंग्लिश को बनाया था तो इस तरह से ये चीनी ज़बान को तरवीज दे रहे हैं, तो हमारे मुकाबले के अंदर तो वो अब फिर ये फाइनली इस नतीजे पहुँचते हैं कि चीनी जो चैलेंज है वो टलने वाला नहीं है, वो मुकाबले पे रहेगा, क्योंकि चीन की तारीख ऐसी है कि वो कभी भी अपने जो वज़ाइम हैं उनको नहीं छोड़ती है। फिर वो ये कहते हैं, चौथा बड़ा पॉइंट वो ये कहते हैं कि जमहूरी मुल्क में अपना असर रसूख जो है वो कर रहा है, जैसे पाकिस्तान है, दूसरे और ममालिक श्रीलंका है जी, और ममालिक उन पर अपना असर रसूख जो है बढ़ा रहा है रोज़ बरोज़, और इससे फिर ख़तरा है, जमहूरियत को ख़तरा है, क्योंकि इनका तो निज़ाम कम्युनिस्ट निज़ाम है, इनका निज़ाम जो है वो जाबिराना निज़ाम है, इनके ये लोग तो बड़े बड़े जाबिर हैं, और बहुत ये अमेरिका बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि बहुत इंसानियत का बड़ा लंबरदार बनता है। हालांकि सबसे ज़्यादा जिसने इंसानियत को नुकसान पहुँचाया है वो अमेरिका है। और अगर आपको ईमानदारी की देखा जाए तो शैतानियत के दर्जे पे फायदा है वो, अगर सच्ची बात कही जाए तो ज़रा सा कोई जवाब मिल जाए, बहाना मिल जाए और वो हमलावर हो, तो अच्छा जी। अब ये चीज़ चाहता है कि उसे, अब चीन का ये कहना है कि भाई आप हमें बालादस्त कुव्वत ना बनाएं, हम बालादस्त कुव्वत नहीं बनना चाहते, लेकिन हमें कम से कम एक कुव्वत तो माने ना। अमेरिका कहता है कि नहीं, हम आपको कुव्वत भी नहीं मानते हैं। पांचवी बात ये कहता है कि चीनी जो कारपोरेट कंपनियां हैं वो इतनी ज़्यादा बड़े पैमाने पे आ गई हैं कि जो कि अमेरिकी की जो कारपोरेट कंपनियां हैं उनका मुकाबला कर रही हैं। वो बड़ी बड़ी कंपनी खरीद रहे हैं, वो बड़ी नहीं, उसमें आपने जो बात कही है, वो जो बात कही है उसमें ये बात भी कही ना कि वो एक और बात भी कही, जो कि उन्होंने अपनी लॉबी बना ली है उन्हीं कंपनियों के अंदर। वो तो क्योंकि पैसे से मुझको लगन है अमेरिकनों को, ये फ़लसफ़े पे जा रहे हैं, तो वो उन्होंने अपना अमेरिका में लॉबी बना ली। अब मैंने आपसे ये बात कही थी कि अब इनके पास सिवाय जंग के इनके पास कोई चीज़ रही नहीं है, क्योंकि अमेरिका को उन्होंने, अब चीन ने खोखला कर दिया है। अच्छा, चीन ने उसकी भी तैयारी करके रखी हुई है, क्योंकि पहले तो ये होता था ना कि अगर आपने बर्री पे तवज्जो दी रास्तों पे तो बहरी पे नहीं दी। हाँ, इन्होंने तो पैरेलल काम किया ना। 3 जगह वो कहते हैं कि कभी दुनिया ने 3 पॉलिसी जो है एक वक्त में, एक तो बनाई आपने बर्री पॉलिसी, यानी 1 बेल्ट 1 रोड जी, एक पॉलिसी बना दी आपने, वुहान पॉलिसी बना दी कि समंदर के सारे कोनों पर जहाँ पर भी चोक पॉइंट्स हैं वो कब्जा करने, मिसाल के तौर पर खलीज फारस, हाँ खलीज फारस में जो अपना असर रसूख बना रहा है जी। फिर वो तो अच्छा, इन्होंने तो अरब मुल्कों पे तो यमन के अंदर बना रहा है। फिर इसके बाद में उसने माहदा कर लिया है, इजराइल से माहदा कर लिया है तेल की सप्लाई का, चाइना ने। अब बताया, फिर तो अब बताइए, और मुश्किल काम। हाँ, और उसने रूस, अब इस लिहाज से चाइना, ये सब मैं कह रहा हूँ कि वो इस्तेमाल कर रहा है इजराइल। अब यहाँ पर एक रिवर्स पॉलिसी पे हम बात कर रहे हैं कि वो रूस की ताकत को, चीन की ताकत को और भारत की ताकत को, जो कि नॉन क्रिश्चियन है, नॉन मुस्लिम है, उस ताकतों को इस्तेमाल करके वो अपनी ताकत बनाएगा। इसमें से जो इमर्ज होगा वो सुपर ताकत ये बन के उभरेगा। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए चीन और अमेरिका की लड़ाई होती है तो फिर कौन निकलेगा उसके अंदर सिवाय इजराइल के, और कौन निकलेगा अगर चीन बैठ जाता है। अगरचे ये बात यूँ कह रहे हैं कि अगर G20 नहीं रहेगा फिर G2 होगा, फिर चाइना और अमेरिका होंगे, 2 मुल्क ही होंगे, G2 बन जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि चाइना बचेगा तो G2 बनेगा ना। अगर अमेरिका ने फिर उसने कोई इतनी सख्त कार्रवाई कर दी, क्योंकि उसके बाद जो हथियार हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, एक कोरोना वायरस का हथियार उन्होंने इस्तेमाल किया है, उनके बाद फिर वो जो हार्ब की टेक्नोलॉजी है, उनके बाद और बहुत सी दज्जाली ताकतें जो अभी तक हमें नहीं मालूम है। लेकिन बहरहाल अगर जो जहाँ पर अगर कहीं पर जो उसको एडवांटेज है, 2 जगह पर एडवांटेज है। एक तो वो सेटेलाइट को तबाह कर सकता है, क्वांटम के तहत जो सेटेलाइट छोड़ा है उसके ज़रिए से
जो है वो उनकी जासूसी नहीं हो सकती है। तो वो उनको सर्द जो आप अगर चाहें उनको साइबर वार जो है में वो जीत नहीं सकते हैं क्वांटम की वजह से। तो वहाँ पर कई एक दो जगह पर उनको एज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका में जो चीन ने जो काम किया है वो काफ़ी यानी गहराई से काम किया है। और आप देखिए कि उनमें लचक कितनी है कि जब कोरोना वायरस आया तो उसने मुसलमानों की मस्जिद में भी गया शिपिंग, और वो जाकर उन्होंने मस्जिद से कहा कि हमारे लिए दुआ करें जी। फिर इसके बाद में मुसलमानों का कुरान शरीफ भी जो है जो छीन लिया गया था उनसे, वो कुरान शरीफ उनको वापस कर दिया और उनसे ताल्लुकात अच्छे बना लिए अपने। और उन्होंने अमेरिका को जो है जो मौका था अमेरिका का, वो मौका भी ख़त्म कर दिया जो रबिया की वजह से बिला वजह प्रोपेगेंडा भी ज़्यादा। हाँ, रबिया को उन्होंने हायर किया हुआ था ना अमेरिकनों ने, रबिया नामी खातून को एक हायर किया हुआ था। चीन को देखें तो चीन की ताकत जो है वो अमेरिका से ज़्यादा मजबूत नज़र आती है, अमेरिका से ज़्यादा मुनज़्ज़म नज़र आती है, अमेरिका से ज़्यादा गहरी नज़र आती है। अब अमेरिका के पास एक वही काम है कि वो गर्म जंग लड़े जी, एक मुकम्मल जंग लड़े तो फिर कोई बात उनकी बन सकती है, वरना तो वो ये वरना तो बेसिकली ज़मीनी तौर पर जिस तरह के ये लोग अफ़गानिस्तान में हारे हैं, इसी तरह से ये लोग ये हार चुके हैं। बिल्कुल। अब वक्त भी ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का, और कल तो इंशाल्लाह हमने कोरोना पे बात करनी है और कुछ चीज़ें बतानी है, दिखानी है कि अमेरिका वो तारीखी प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह अमेरिका क्या करता रहा है और क्या कर रहा है इंशाल्लाह। जी, आज प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।